नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं हूं श्यामानंद और आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज देखिए, आज से सुपर टेट का क्लास शुरू करेंगे। और देखिए, सुपर टेट में इससे पहले कुछ वीडियो आपको पूरा दिए भी थे यूट्यूब पर, और देखिए उसके आगे से आपको पूरा सिलेबस लेकर चलते हैं और पूरा सिलेबस वाइज पढ़ाएंगे। जो पहले देखिए, जो पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक है पहले उसको लेकर चलते हैं, फिर इसके बाद आएंगे जो अगला सब्जेक्ट है। वैसे जानते हैं कि सुपर टेट में आपको टोटल 14 सब्जेक्ट है। यदि प्राथमिक लेवल की बात करें तो 14 विषय आता है, और यदि जूनियर की बात करें तो जूनियर में आपका 14 विषय तो रहेगा नहीं, लेकिन इसमें से जो साइंस और आर्ट वाले बच्चों के लिए ना सब्जेक्ट क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। सब्जेक्ट में कुछ सब्जेक्ट कॉमन रहेंगे और कुछ क्या हो जाएगा, अलग अलग बढ़ जाएगा। जैसे जो बच्चे आर्ट वाले हैं उनके लिए जीके हो जाएगा, और जो बच्चे साइंस वाले हैं उनको जीके की जगह मैथ और साइंस हो जाएगा। बाकी सारा सब्जेक्ट सेम रहेगा, जिसमें से जो आपको पढ़ा रहे हैं शिक्षण कौशल, ये टीचिंग स्किल्स, ये तो सबके लिए कॉमन रहेगा, दोनों के लिए। या तो आप प्राथमिक लेवल का एग्जाम दिया, जूनियर लेवल का, सबके लिए ये जरूरी है। देखिए, इससे पहले आपको पूरा जो और पढ़ा का सिद्धांत था यहाँ तक पूरा पढ़ा दिए थे। आज शुरू करते हैं संप्रेषण, जो इसी में है टीचिंग स्किल का चैप्टर है। लिख लीजिए इसको। संप्रेषण बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है ये, संप्रेषण। बहुत दिन के बाद बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, इतना देख लीजिए। संप्रेषण इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। संप्रेषण का मतलब देखिए, पहले आशय क्या होता है कि एक टीचर और एक छात्र के बीच में जो आपसी क्या होता है, बातचीत, उसे क्या बोलते हैं, संप्रेषण। जिसे देखिए, जो इसे बोलते हैं वार्तालाप। वार्तालाप क्या होता है, देखिए, जिसे इसको लिख लीजिए। एक अध्यापक का, आराम से पढ़ेंगे धीरे धीरे, सारा पूरा खत्म हो जाएगा चैप्टर। एक अध्यापक का छात्र के साथ किया गया वार्तालाप संप्रेषण कहलाता है। किया गया वार्तालाप संप्रेषण कहलाता है, कम्युनिकेशन बोलते हैं इसको। देखिए, यदि स्कूल में यदि बात करना, विद्यालय में, तो देखिए जो संप्रेषण होता है ये भाषा के विकास में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। ये बात याद रखिएगा, संप्रेषण का भाषा विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये भी ध्यान में सेट रखिएगा। यदि पूछता है तो देखिए, वार्तालाप या संप्रेषण ये होता क्या है, तो भाषा विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि छात्र और टीचर के बीच, और देखिए ये भी कह सकते हैं कि छात्र छात्रों के बीच में जो आपसी यदि बातचीत होती है तो उसे भी क्या बोलते हैं, संप्रेषण कहा जाता है। अगला कर लीजिए हेडिंग, विद्यालय प्रबंधन और संप्रेषण। हेडिंग लगा लीजिए, विद्यालय प्रबंधन एवं संप्रेषण। लिख लीजिए, विद्यालय प्रबंधन एवं संप्रेषण। प्रबंधन एवं संप्रेषण लिख लीजिए। इसमें लिखिए, विद्यालय प्रबंधन में संप्रेषण का, विद्यालय प्रबंधन में संप्रेषण का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। लीजिए, इसे 3 भागों में बांटते हैं। देखिए, क्वेश्चन यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट आता है। इसे 3 भागों में बांटते हैं। देखिए, यहां से क्वेश्चन आना शुरू हो जाता है। देखिए, इसे 3 भागों में बांटते हैं। विद्यालय प्रबंधन और संप्रेषण को 3 भागों में बांटे। देखिए, इसका 3 क्षेत्र होता है। जैसे पहला
अकादमिक क्षेत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, ऐसे लिखते हैं क्रम से। पहला अकादमिक क्षेत्र, हाँ सेकेंड लिख लीजिए एकेडमिक फील्ड बोलते हैं इसको। दूसरा प्रशासनिक क्षेत्र, प्रशासनिक क्षेत्र। और तीसरा पर लिख लीजिए वित्तीय क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र इकोनॉमिकल फील्ड इसको इंग्लिश में बोलते। देखिए ये क्वेश्चन आपसे सिंपल था, ये तो ये पूछ देगा कि विद्यालय प्रबंधन एवं संप्रेषण के कितने कितने क्षेत्र होते हैं, तो क्या बताएंगे? 3 क्षेत्र होते हैं, अकादमिक क्षेत्र, प्रशासनिक क्षेत्र और वित्तीय क्षेत्र। पहले इन सब के बारे में पूरा विस्तार से पढ़ते हैं, पहले इसको लिख लीजिए। यदि लिखने रहना तो वीडियो देख देख कर अपना और नोट्स तैयार करते रहिए, क्योंकि जो पढ़ाएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाएंगे, जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों में काम करेगा। और ये आपका टोटल 20 नंबर का सिलेबस है। प्राथमिक में यदि बात करें सुपर टेट की, तो लिख लीजिए अकादमिक क्षेत्र, प्रशासन क्षेत्र और वित्तीय क्षेत्र। हेडिंग लिखिए अकादमिक क्षेत्र, लिख लीजिए। देखिए अकादमिक क्षेत्र का काम क्या होता है, तो विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध करवाना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आता है। हेडिंग लगा लीजिए अकादमिक क्षेत्र। इन तीनों क्षेत्रों को विस्तार से पढ़ेंगे। अकादमिक क्षेत्र, एकेडमिक फील्ड बोलते हैं इसको, एकेडमिक फील्ड। देखिए टोटल पूरा वीडियो यदि ध्यान से देखेंगे ना तो आपका नोट्स बड़ा जबरदस्त चल जाएगा। ये भी ध्यान दीजिएगा, पूरे जितना पढ़ाए हुए हैं पूरा वीडियो क्रम से देते चलें। इससे पहले आपको 5 से 7 वीडियो पढ़ाए होंगे और इसके बाद आगे चल रहे हैं, पूरा पढ़ा देंगे, पूरा सिलेबस एकदम, कुछ भी नहीं छूटेगा। और देखिए आप लोग से रिक्वेस्ट भी चैनल को सब्सक्राइब करके और जो बेल आइकन उसमें ऑल क्लिक करें, ताकि जैसे चाहे वीडियो तुरंत उसको देखा करें। देखिए इसमें थोड़ा लिख लीजिए, पहले थोड़ा ध्यान से सुनिए। होता क्या है एकादमिक क्षेत्र, देखिए ऐसा क्षेत्र, विद्यालय प्रबंधन और संप्रेषण का ऐसा क्षेत्र जिसमें शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध करवाना, शिक्षा संबंधित जितना भी सहायक सामग्री, पाठ्य पुस्तक, इन सबका देख रेख करना, छात्रों को उपलब्ध करना, सब किसका क्षेत्र होता है? अकादमिक क्षेत्र का काम होता है। और एक बात याद रखिएगा, जो विद्यालय में क्या होता है कि निःशुल्क शिक्षा देना, अध्यापकों को उचित सहायक सामग्री, अध्यापकों को उचित शिक्षण हेतु ट्रेनिंग देना, ये सब किसका काम होता है? अकादमिक क्षेत्र का काम होता है। क्वेश्चन ऐसी में आगे लिख लीजिए, देखिए शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना, शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना, कामा सहायक सामग्री, कामा पाठ्य पुस्तक, कामा पाठ्य पुस्तक। आगे लिख लीजिए अध्यापकों का शिक्षा में भाग लेना, अध्यापकों का शिक्षा में भाग लेना, अध्यापकों का शिक्षा में भाग। आगे लीजिए निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना। आगे लीजिए निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना, निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना, उपलब्ध कराना। देखिए अब एक चीज और भी है कि सरकार द्वारा जितने भी चलाए गए शैक्षिक अभियान है उसको भी संचालित करना किसका काम होता है? अकादमिक क्षेत्र का। ये भी याद रखिएगा कि सरकार द्वारा कोई भी यदि अभियान चलाया जाता है तो उसका संचालन करवाना किसका काम होता है? अकादमिक क्षेत्र का। तो लिख लीजिए और सरकार द्वारा चलाया गया
शैक्षिक अभियान चलाया गया। शैक्षिक अभियान, सरकार द्वारा चलाया गया शैक्षिक अभियान का पालन करवाना। पालन करवाना, ये सब देखिए, ये सब किसका काम होता है? तो अकादमिक क्षेत्र का काम होता है। शिक्षा व्यवस्था को उपलब्ध कराना, सहायक सामग्री, पाठ्य पुस्तक, अध्यापकों का शिक्षा में भाग लेना, निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना, और सरकार द्वारा चलाए गए जितने भी शैक्षिक अभियान होते हैं उन सब में क्या होता है, उन सबका जो पालन करना, ये भी अकादमिक क्षेत्र का काम होता है। आगे लीजिए, देखिए अकादमिक क्षेत्र में ना सभी व्यक्तियों का काम क्या होता है? बटा होता है। जैसे टीचर का काम अलग होता है, जो क्या नाम इसमें आते हैं उनके कर्मचारी का काम अलग होता है, और अभिभावकों का भी इसमें योगदान होता है। तो एक सारणी बना लीजिए जिसमें आपको समझ आ जाएगा ना कि इसमें अकादमिक क्षेत्र में किनका योगदान होता है। हाँ देखिए, सबसे पहले तो लिखते हैं, लिख लीजिए कि अकादमिक क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति का काम बटा होता है। अकादमिक क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति का काम बटा होता है। हाँ देखिए, बटा होता है कि मतलब कि सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले ऊपर क्या आता है? सरकारी प्रशासन। सरकारी प्रशासन, ये सारणी याद रखिएगा, सरकारी प्रशासन। इसके बाद कौन आता है? सरकारी प्रशासन के बाद कौन आता है? प्रिंसिपल। क्या होता है? स्कूल का प्रधानाध्यापक। इसके बाद कौन होता है आपका? प्रधानाध्यापक के बाद कौन होता है? कर्मचारी। कर्मचारी में आपका टीचर भी आ जाएगा, कर्मचारी। इसके बाद कौन होता है? छात्र। इसके बाद कौन होता है आपका? अभिभावक। अभिभावक की आप गार्डियन कर सकते हैं, बच्चों के जो माता पिता होते हैं। तो ये एक सारणी होती है, लिख लीजिए अकादमिक क्षेत्र का, कि सरकारी प्रशासन, प्रधानाध्यापक, कर्मचारी, छात्र और अभिभावक, इन सबका क्रम होता है। लेकिन सबसे पहले जो अकादमिक क्षेत्र में जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है वो किसका होता है? पहले तो सरकार का। अब देखिए, सरकार का जो रोल होता है, इसके बाद आता है आपका प्रिंसिपल का। याद रखिएगा, स्कूल का जो सबसे सर्वोपरि होता है उसे क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। जो स्कूल का सबसे सर्वोपरि काम करता है या जो मतलब हेड होता है उसे बोलते हैं प्रिंसिपल। हेडमास्टर कर्मचारी होता है इसके बाद, और इसके बाद क्या होता है? छात्र। इसके बाद होते हैं अभिभावक। अब देखिए, क्वेश्चन आपसे काम पूछेगा कि अकादमिक क्षेत्र में किसका योगदान सबसे अधिक होता है? तो क्या बताएंगे? सरकारी प्रशासन का। और देखिए, हाँ याद रखिएगा, अकादमिक क्षेत्र में क्या छात्र और अभिभावक भी शामिल होते हैं? तो हाँ, अभिभावक भी शामिल होते हैं अकादमिक क्षेत्र में। याद रखिएगा, बहुत बच्चे इससे कंफ्यूज होते हैं कि क्या अकादमिक क्षेत्र में अभिभावक शामिल होते हैं? तो हाँ, बच्चों की शिक्षित करने में ना उस अभिभावकों का भी बड़ा योगदान होता है। तो इसको बना लीजिएगा। आगे लिख लीजिए प्रशासनिक क्षेत्र। सेकंड लिख लीजिए प्रशासनिक क्षेत्र। लगा लीजिए प्रशासनिक क्षेत्र, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड। प्रशासनिक क्षेत्र, देखिए हाँ, स्कूल में ना जो होता है प्रशासनिक क्षेत्र, इसका काम क्या होता है? पहले थोड़ा ध्यान से समझते हैं। जैसे देखिए, आता है ना कि विद्यालय जो संप्रेषण, और ये आता है कम्युनिकेशन को उसको बोलते हैं। देखिए, विद्यालय संप्रेषण में जो आता है प्रशासनिक क्षेत्र, इसका देखिए क्या होता है योगदान। तो प्रशासनिक क्षेत्र का मतलब कि देखिए, विद्यालय में जितने भी ना, जैसे कोई भी योजना है उसको नियमबद्ध तरीके से चलाना किसे काम होता है? प्रशासनिक क्षेत्र का काम होता है। विद्यालय में जितने भी नियम होते हैं उसको क्या होते हैं? नियमबद्ध तरीके से चलाना क्या होता है? उसे बोलते हैं प्रशासनिक क्षेत्र। उसका काम होता है कि किसी भी नियम को चरणबद्ध तरीके से संचालित करवाना। बस ऐसे समझिएगा, विद्यालय में किसी भी नियम को क्रमबद्ध तरीके से संचालित करवाना काम किसका होता है? प्रशासनिक क्षेत्र का काम होता है। तो इसको लिख लीजिए, लिखिए
हाँ, विद्यालय में विद्यालय में किसी कार्य को विद्यालय में किसी कार्य को नियमबद्ध तरीके से संचालित करवाना, संचालित करवाना, संचालित करवाना, संचालित करवाने लिखिए, हाँ, संचालित करने के थोड़ा सा सेंटेंस ऐसे लिखिए, संचालित करने के लिए विद्यालय प्रबंधन में प्रशासनिक क्षेत्र की व्यवस्था की जाती है, हाँ, देखिए जो भी ना स्कूल मैनेजमेंट होता है उसमें प्रशासनिक क्षेत्र इसलिए उसकी व्यवस्था करते हैं ताकि वो सारे नियमों को चरणबद्ध तरीके से संचालित करवा सके। आगे लीजिए, थोड़ा सा पहले एक चीज और समझते। देखिए जो विद्यालय की होती है ना कार्यशैली, उसमें किसी प्रशासन का ये मत समझिए कि नहीं पुलिस का, ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस का उसमें कोई भी रोल नहीं होता है। प्रशासन मतलब जो स्कूल में जो नियम को चरणबद्ध तरीके से चला जाए उसे बोलते हैं प्रशासनिक क्षेत्र। आगे लिख लीजिए कि विद्यालय द्वारा दिए गए आदेश का पालन, लिख लीजिए विद्यालय में आदेश का निर्देशों का पालन करना। बस जानते रहेंगे ना कि किस क्षेत्र का क्या काम होता है, तो क्वेश्चन आएगा तो उसको समझ जाएंगे। विद्यालय में आदेश का निर्देशों का पालन करना, काम अनुशासन व्यवस्था बनाना, लिख लीजिए अनुशासन व्यवस्था बनाना काम। देखिए एक और आता है इंपॉर्टेंट, परीक्षा में क्या करना, कहीं से भी किसी भी प्रकार की मतलब उसमें कोई भी गड़बड़ी न हो, ये भी सुविधा कौन करता है, प्रशासनिक क्षेत्र करता है। तो लिख लीजिए परीक्षा में तो पारदर्शिता लाना, परीक्षा में तो पारदर्शिता लाना, परीक्षा में तो पारदर्शिता लाना, परीक्षा में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो, ये भी किसका काम होता है, प्रशासनिक क्षेत्र का काम। नियोक्ता मतलब कोई भी नया रिक्रूटमेंट हो, नियोक्ता को सुचारू रूप से संचालित करवाना, संचालित करवाना। हाँ, प्रशासनिक क्षेत्र का काम होता है। प्रशासनिक क्षेत्र का कार्य होता है। ये पूरा आपका ये भी शांत हो गया प्रशासनिक क्षेत्र। देखिए अगर यदि कोई पूछेगा तो ये क्या होगा, तो क्या बता देंगे कि जो हमारा स्कूल का जो होता है ना, देखिए जो स्कूल की जो हमारी व्यवस्था होती है उसमें अलग अलग क्षेत्रों का काम होता है। प्रशासनिक क्षेत्र का काम ये है कि उसमें क्या करना है कि कोई भी नियम है उसको चरणबद्ध तरीके से संचालित करवाना है, विद्यालय में अनुशासन को बनाए रखना है, विद्यालय में जो भी परीक्षाएं हो उसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो, तो ये भी किसका काम होता है, प्रशासनिक क्षेत्र का काम होता है। और अगला है कि इसमें नियोक्ता जैसे होते हैं कि कोई भी विद्यालय में नया रिक्रूटमेंट होता है तो उसको सुचारू रूप से उसको संचालित करवाना, ये सब किसका काम होता है, प्रशासनिक क्षेत्र का काम होता है। थोड़ा सा एक बात ध्यान से रखिएगा कि अलग अलग क्षेत्रों का अलग अलग काम बटा है, सभी क्षेत्रों का काम मतलब दिमाग में सेट रखेगा ताकि इससे ना मतलब कंफ्यूजन ना हो।
तो यदि आपका समाप्त हो गया प्राथमिक क्षेत्र में, इसको उतार लीजिए कागज पर और नोट्स बढ़ाते चलिए, बहुत जबरदस्त नोट्स आते आ जाएगा। यदि कंटिन्यू बस अब पढ़ते चलेंगे ना, वीडियो देखते चलेंगे तो आपको पूरा नोट क्या रहेगा, बहुत बहुत अच्छा खासा नोट है। लिख लीजिए, ये आपका खत्म हो गया। आगे लिख लीजिए, अगर लिख लीजिए हेडिंग अगला, पहला जो बताया था आपको प्रशासनिक क्षेत्र एक खत्म हो गया। अब देखिए जो पहला था आकारिक क्षेत्र, ये हो गया प्रशासनिक क्षेत्र। अब आते हैं, लिख लीजिए वित्तीय क्षेत्र, थर्ड हेडिंग है वित्तीय क्षेत्र, इकोनॉमिकल फील्ड बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। इकोनॉमिकल फील्ड होता है। अब देखिए इकोनॉमिक फील्ड में मतलब वित्तीय क्षेत्र। वित्तीय क्षेत्र भी स्कूल का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें क्या होता है याद रखिएगा, सिंपल से क्या समझ जाएंगे, बजट तय करना। क्या होता है बजट, तो देखिए ना स्कूल में जो क्या होता है बजट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए भी, कि स्कूल में वित्तीय क्षेत्र का काम क्या होता है। तो स्कूल में बजट तैयार करना। अब इसमें तो एक सिंपल सा वर्ड आ गया बजट, लेकिन कई सारे इसमें पॉइंट हैं, तो पहले इसको ध्यान से लेते चलिए। लिखिए पहला पॉइंट लिखिए, लेकिन वित्तीय क्षेत्र, लिखिए वित्तीय क्षेत्र पूरे लेते हैं विस्तार से, लिखिए वित्तीय क्षेत्र विद्यालय प्रबंधन, विद्यालय प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। हाँ, अब देखिए यह सबसे महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, क्योंकि लिख लीजिए, हाँ लीजिए वित्तीय क्षेत्र का यह कार्य होता है कि, लिखिए वित्तीय क्षेत्र का यह कार्य होता है कि यह कार्य होता है कि देखिए जो जिला होता ना, जो जिला में जो भी विद्यालय होते हैं उसमें ना सरकार द्वारा, जिला सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा जो अनुदान दिया जाता है, अनुदान या फिर जो राशियां प्रदान की जाती हैं, उसका देखरेख करना, सुचारू रूप से क्रियान्वयन करना किससे काम होता है, वित्तीय क्षेत्र का कार्य होता है। तो लिख लीजिए वित्तीय क्षेत्र का यह कार्य होता है कि जिला प्रशासन द्वारा दिया गया अनुदान, लीजिए जिला प्रशासन के द्वारा दिया गया अनुदान, अगले जी दिया गया अनुदान शैक्षिक व्यवस्थाओं में, अनुदान शैक्षिक व्यवस्थाओं में लगाए, शैक्षिक व्यवस्थाओं में लगाए। ये ध्यान से रखिएगा, जो विद्यालय के लिए आता है बजट, उसमें उसका काम क्या होता है कि हाँ शैक्षिक व्यवस्था में जो भी होता है उसको पैसे को लगाया जाता है। लीजिए इसके कार्य, लीजिए वित्तीय कोष के कार्य निम्न होते हैं। लिख लीजिए वित्तीय कोष के कार्य निम्न है। लीजिए वित्तीय कोष के कार्य निम्न होते हैं। इसको पढ़ने के लिए लिखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आता है। देखिए वित्तीय क्षेत्र संप्रेषण करना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी को बना के एग्जाम में पूछ देगा। लिख लीजिए इसके क्षेत्र निम्न होते हैं। लिखिए पहला पॉइंट, लिखिए द पाठ्य सहगामी क्रियाओं का संचालन करना। रुकी लिख दे रहे हैं हम भी। हाँ पॉइंट लिखिए पहला कि पाठ्य, हाँ पहला पॉइंट है पाठ्य सहगामी क्रियाओं का संचालन, पाठ्य सहगामी क्रिया का संचालन करना, सहगामी क्रिया का
संचालन करना, यह आपका पहला काम हो गया इसका वित्तीय कोष का। सेकंड लिख लीजिए, शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क करना, शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क करना, शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क करना, ये सब इसका काम होता है। याद रखिएगा, सबका काम अलग अलग ध्यान में सेट रखिएगा वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। आगे लिख लीजिए, लिखिए छात्रों को निःशुल्क भोजन देना, छात्रों को निःशुल्क भोजन देना। आगे लिख लीजिए, ये हो गया। आगे लिख लीजिए तकनीक सुविधाएं जैसे कंप्यूटर प्रोजेक्टर उपलब्ध करवाना। तकनीक सुविधा, देखिए जो भी जारी होता है ना बजट उसी में सब काम होता है। तकनीक कामा यह हो जाएगा कंप्यूटर और द प्रोजेक्टर उपलब्ध कराना। प्रोजेक्टर की सुविधा करना, लिख लीजिए प्रोजेक्टर की सुविधा करना, आगे ले लीजिए 5वां पॉइंट। हाँ आगे ले लीजिए शिक्षण सहायक सामग्री उपलब्ध कराना, सहायक सामग्री उपलब्ध कराना, सहायक सामग्री उपलब्ध कराना। आगे लीजिए खेल सामग्री एवं खेल सामग्री एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना। स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना, ये सब वित्तीय कोष का काम होता है। आगे लीजिए 7वां पॉइंट, लिख लीजिए विद्यालय द्वारा जारी किया गया ड्रेस, विद्यालय द्वारा जारी किया गया ड्रेस सुविधा उपलब्ध कराना। ड्रेस मतलब जो इस समय बच्चों को जो मिलता है निःशुल्क सुविधा इस समय होगी है ड्रेस की, तो भी देखिए ड्रेस उपलब्ध कराना। देखिए ये सारा काम किसका होता है आपका, तो हाँ वित्तीय क्षेत्र का होता है। इसमें में जिसका नाम भी बोलते हैं वित्तीय कोष। तो देखिए ये आपका क्या हो गया, पूरा ये 3 क्षेत्र समाप्त हो गए हैं। याद रखिएगा विद्यालय प्रबंधन और संप्रेषण के 3 क्षेत्र होते हैं, अकादमिक, प्रशासनिक और वित्तीय। और तीनों क्षेत्रों के नाम अपने ध्यान में सेट रखिएगा कि अलग अलग 3 क्षेत्रों का नाम और इसका काम क्या क्या होता है। क्योंकि देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन दे देगा कि अच्छे निम्न में से विद्यालय में नियमों को चरणबद्ध तरीके से संचालित करने का कार्य किसका होता है। आपके सामने आकृति बना देगा, वित्तीय क्षेत्र, अकादमिक क्षेत्र और प्राथमिक क्षेत्र, और ऑप्शन डी बोल देगा इनमें से कोई नहीं आए, उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा अलग अलग क्षेत्रों का अलग अलग काम होता है, अपने दिमाग में बस सेट रखिएगा। देखिए आज तो शुरुआत की है मैंने क्लास का, धीरे धीरे क्लास और भी अच्छा धीरे धीरे होने लगेगा। और देखिए इससे जो पहले कुछ वीडियो आपको कराए होंगे यूट्यूब पर एक पूरा बना दिए, पूरा प्लेलिस्ट, उसमें सुपर क्लास के नाम से पूरा उसमें आपको वीडियो मिल जाएगा। और देखिए फिर इसके बाद आगे चलेंगे लेके अपना टॉपिक अगला। और देखिए आप लोग से रिक्वेस्ट भी है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और देखिए अब इसके बाद आता है सोपान चरण, विद्यालय प्रबंधन के सोपान। इसको हेडिंग लगा लीजिए, इसको देखेंगे कल देखेंगे। ये भी देखिए सोपान भी बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, पूछता भी क्वेश्चन ये भी कि विद्यालय के प्रबंधन के कितने चरण होते हैं। तो 8 चरण होते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। पहला चरण अंतिम चरण पूछता है, तो हेडिंग लगा लीजिए विद्यालय प्रबंधन। ये सब इसी का पार्ट समझिए, द प्रबंधन का पार्ट है। लिखिए विद्यालय प्रबंधन के सोपान या चरण,
इसको कल शुरू करते हैं। देखिए थोड़ा सा दिमाग में सेट रखिएगा, ये क्या होता है, इसके 8 चरण होते हैं। पूछता है पहला चरण कौन सा है और अंतिम चरण कौन सा होता है, तो इसको कल देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।